हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ देव। स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारी यूट्यूब चैनल जेक अपडेट एंड एजुकेशन पर। तो जैसा कि मैंने अगले वीडियो में मैंने क्लास 11 मॉडल सेट बायोलॉजी के पार्ट 1 बनाए थे, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किया था। तो बेसिकली ये पार्ट 2 है और इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर मेरे पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके देख लीजिएगा, उसके बाद ही पार्ट 2 पर हाजिर होना। इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए फिर बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में सही क्रम क्या है, इसमें सही क्रम पूछ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। G6P ग्लूकोज 6 फास्फेट से 3PgAl फास्फोगिल्सर 3Pg आ जाएगा। और PEP क्या याद रखना है? G6P3PgAl और PEP फास्फोफाइनल। पायरुवेट सबसे आखिरी में पड़ेगा, ठीक है। फास्फोफाइनल पायरुवेट और स्टार्ट कहाँ से होगा? ग्लूकोज 6 फास्फेट से। तो बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, पायरुविक एसिड प्लस क्वेंजाइम ए NAD प्लस एक्टाइल क्वेंजाइम ए प्लस COT प्लस NADH प्लस H प्लस दिस रिएक्शन इज नॉन एज। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बोथ ए एंड पी। इसको हम कह सकते हैं पायरुवेट ऑक्सीडेशन भी और लिंक रिएक्शन भी। कौन कौन? ऑक्सीडेशन और लिंक रिएक्शन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट। कौन से हार्मोन ऑर्गेनेसी रस और बाइकार्बोनेट के उत्पादन को उत्तेजित करते हैं? हमको बताना है कि कौन सा हार्मोन यहाँ पे काम करेगा। तो हमारे पास काम करेगा 23 का सी, ठीक है। कौन सा हार्मोन काम करेगा? ऑप्शन नंबर सी, कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। ये दोनों ऐसे हार्मोन हैं जो पैनक्रियाटिक जूस को प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और बाइकार्बोनेट के भी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Question number 24. In the given diagram of the breathing mechanism, what do A, B and C depict? श्वसन तंत्र के दिए गए आरेख में ए, बी और सी क्या दर्शाते हैं? तो ये लंग्स का डायग्राम, ये लंग्स के डायफ्राम आप अच्छे से देख लीजिएगा, जो इंस्पिरेशन और इंस्पिरेशन को दिखाता है, दर्शाता है, ठीक है। फिर भी हम आपको यहाँ पे बता दे रहे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को देख के हम लोग को समझना है, ठीक है। ए जो हमारा दिख रहा है वो हमारा है एयर एक्सपेलेट फ्रॉम लंग्स, वायु फेफड़े से जो बाहर निकलती है। बी हो जाएगा पसली और बच्चास्थ में अपनी मूल स्थिति में लौट आते हैं, मतलब रिब्स और एस्टर्नम जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। सी क्या हो जाएगा? डायफ्राम रिलैक्स कर जाते हैं और ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। यानी 24 का बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथेड आउट ऑफ बाई मैक्सिमम फोर्स्ड एक्सपिरेशन इज इक्वल टू। बलपूर्वक प्रेरणा के बाद अधिकतम बलपूर्वक श्वसन द्वार बाहर निकाली जाने वाली वायु की मात्रा बराबर होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, IRB प्लस TB प्लस ERB। ओके, इंस्पेक्टरी रिजर्व वॉल्यूम
टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी, टीवी, ईआरवी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, अरेंज द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ द नेपरन सिक्वेंटली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। नेपरन के निम्नलिखित भागों को क्रमवार व्यवस्थित करें और सही विकल्प चुनें। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा बी नंबर। कौन सा? बी नंबर। पहले से चौथा, चौथा से तीसरा, तीसरा से दूसरा, दूसरा से छठा और छठा से पांचवा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम बोल के समझा देते हैं कि जो हमारा करेक्ट है वो क्या है। ग्लोमेरुलस से स्टार्ट होगा, पीसीटी के जाएगा, पीसीटी के बाद डिसेंडिंग हैंडलेज लूप के पास जाएगा, उसके बाद असेंडिंग लूप हैंडलेज के पास जाएगा, फिर डिजिटल कॉन्फिटेड ट्यूब्यूल के पास जाएगा और सबसे आखिरी में कलेक्टिंग डक्ट के पास जाएगा। ठीक है, तो इसको एक तरह से दिमाग में आप लोग याद रख सकते हैं। तो याद रखिएगा जीपीडीए डी एंड सी, जीपीडीए डीसी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, चूज द मिसमैच्ड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एंड इट्स फंक्शन। नेफ्रॉन के गलत जोड़े गए भाग और उसके कार्यों का चयन करें। देखिएगा तो नेफ्रॉन का फंक्शन उसके सामने लिखा गया है, कौन गलत है वो हम लोग को बता देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, डीसीटी का फंक्शन ग्लूकोज का रीऑब्जर्वेशन करना नहीं है। तो चलिए हम लोग इसी के चलते ए बी और डी को पढ़ लेते हैं कि आखिर सही फंक्शन में किसका क्या फंक्शन दिया है। तो मोमेंट्स में कैप्सूल का क्या काम है? तो गैलोमेरुलर फिल्ट्रेशन का काम करना है। हिंदी में भी वही बोलते हैं, गैलोमेरुलर निस्संदन। पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल का काम क्या है? तो सोडियम पोटेशियम का रीऑब्जर्वेशन करना है। लूप ऑफ हैंडले का क्या काम है? तो यूरिन के कंसंट्रेशन को बढ़ाना। हैंडले का लूप क्या करते हैं? मूत्रों का सांद्रण को कंट्रोल करते हैं। तो ये तीनों फंक्शन सेम था, बस सी गलत था कि डीसीटी का काम ग्लूकोज को रीऑब्जर्व करना है। ये गलत फंक्शन है, तो हमारा आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द गिवन डायग्राम इन चूज द करेक्ट ऑप्शन। दिए गए आरेख में ए बी सी और डी को पहचाने और सही विकल्प चुने। ए बी सी और डी को पहचानना है, तो देखते हैं हम लोग इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ए जो है एक्टिंग बेंडिंग साइड है, बी जो है एटीपी बेंडिंग साइड है, सी जो है हेड है, डी जो है वो साइड आर्म है। मतलब 28 का बी नंबर वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, गिवन below is the figure of sarcomere. Identify the parts labeled as A to D and select the correct option. नीचे sarcomere का चित्र दिया गया है, ए से डी तक लेबल किए गए भागों को पहचाने और विकल्प चुनें। फिर से वही मसल के भाग को ही दिखाया जाएगा 29 नंबर में। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ए तो ए बैंड हो गया, जहाँ पर बी है वहाँ जेड लाइन हो गया, जहाँ पर सी है वहाँ एच जन हो जाएगा, और जहाँ पर डी है वहाँ फिर से आई बैंड हो जाएगा। ठीक है, आज ही बोल सकते हो इसको, आज ही आपको याद कर लेना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू represent A to E in the given structure of a neuron। दिए गए न्यूरॉन संरचना में ए से लेकर ई को प्रस्तुत करने के लिए सही विकल्प चुनें।
तो आप लोग जानते ही है कि न्यूरॉन का संरचना सब्जेक्टिव में आता है। या तो बेल लेवल डायग्राम बनाइए या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो देखिए ये आखिर 3 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोगों को लेवलिंग करके 1 नंबर का बना दिया है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है। तो मिलाते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन नंबर ए है। सबसे ऊपर जो आप लोग को दिख रहा है ये वाला पोर्शन ए, वो है डेंड्रिडेट्स। इसके बाद दिख रहा है बी, तो क्या हो गया सेल का बॉडी। उसके बाद दिखाई दे रहा है सी। कहाँ गया सी? सी सी क्या हो गया? ऑक्सिन। उसके बाद दिखाई दे रहा है डी। डी क्या हो गया? नॉट ऑफ रेनवियर। और सबसे आखिरी में जो दिखाई दे रहा है ई, ये हो गया सेनेक्टिव नॉब। क्या हो गया? सेनेक्टिव नॉब। ठीक है, इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Question number 31. Identify the parts labeled A to E and choose the correct option for the given diagrammatic representation of reflection, action swing, knee jerk, reflex. घुटने झटका प्रतिक्रिया दिखाने वाले परावर्तित क्रिया के आवर्तक प्रस्तुतिकरण के लिए ए से ई तक भागों की पहचान करें और सही विकल्प चुनें। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए जो है डोर्सल रूट गैंगलाइन है। बी जो है वो क्या है? वाइट मैटर। सी जो है वो ग्रे मैटर है। डी जो है वो एफरेंट पाथवे है। और ई जो है वो इफरेंट पाथवे है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। आइडेंटिफाई डिफरेंट एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन ए टू एच। मनुष्य में विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों ए से लेकर एच की पहचान करें। ठीक है, फिर से आपको ए से एच तक लेवलिंग करना है। ए से एच तक आपको लेवलिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 32 तो हो जाएगा हमारा इसमें भी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जानबूझकर पहले ही दे दे रहा है ताकि बच्चा लोग आसानी से खोज की टिक लगा सके। ये सब गलन टिक लगा रहे हैं। ये सब गलन टिक लगा रहे हैं। ये सब क्या है? एंडोक्राइनल ग्लैंड है। ठीक है, ए हमारा पिनियल ग्लैंड है, ब्रेन के पास दिखा देना। ठीक है, बी हाइपोथैलेमस है। बी हाइपोथैलेमस है। ठीक है, सी पिट्यूटरी ग्लैंड है। सी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ब्रेन में रहता है। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, डी नेक रीजन की बात करें तो डी हमारा क्या हो गया? थायराइड ग्लैंड हो गया। डी हमारा थायराइड ग्लैंड हो गया। और पैराथायराइड उसी के नीचे रहता है। ई जो है वो थाइमस ग्लैंड हो गया। ई हमारा क्या हो गया? थाइमस ग्लैंड हो गया। ठीक है, एफ जो है वो एड्रिनल ग्लैंड हो गया। एफ जो है हमारा एड्रिनल ग्लैंड हो गया। एफ जो है हमारा एड्रिनल ग्लैंड हो गया। ठीक है, आपके जस्ट किडनी के ऊपर रहता है। एक एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर का ग्लैंड। ठीक है, जी हो गया ओवरी, महिलाओं में फीमेल्स में मिलते हैं। और एच हो गया टेस्टिस, पुरुष में मिलता है। ये सब के सब एंड्रोक्राइन ग्लैंड है जो क्या रिप्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, क्या रिलीज करता है? हार्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है, तो 32 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई ए टू डी इन द गिवन फिगर एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। दी गई आकृति में ए से डी को पहचानिए और सही संयोजन को चुनिए। 33 में भी हमको वही काम करना है, लेवलिंग करना है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। ए है हमारा हाइपोथैलेमिक न्यूरन, बी है थैलेमस, सी है पोर्टल सर्कुलेशन, ये जो हमारा बीच वाला दिख रहा है, डी है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये जो आपको ऑर्गन दिख रहा है यो क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स। क्या फायदा है भाई सेल वॉल का? तो प्रोटेक्शन करती है, सही बात है। सेल टू सेल इंटैक्ट करता है, सही बात है। एक बैरियर लगा के रखता है। अनडिजायरेबल माइक्रो मॉलिक्यूल के लिए बिल्कुल सही बात है। तो ऑल ऑफ दिस हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, प्लास्टिड डिफरेंस फ्रॉम mitochondria based on one of the following features, mark the right answer। प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया से निम्नलिखित विशेषताओं में से एक के आधार पर भिन्न है, सही उत्तर चुनें। प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया में डिफरेंस बताना है, किसके बेस पे? प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया से निम्नलिखित में से किस आधार पर एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तो हम लोग को ये बताना है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, द प्रेजेंस ऑफ थाइलाकोइड्स। प्लास्टिड में मतलब क्लोरोप्लास्ट में थैलाकोइड्स उपस्थित होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होते। ये हमारा मेन डिफरेंस बता दिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, consider the following statements and choose the option containing the correct statement। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन वाले विकल्प को चुनें। हम लोग इसमें भी सही स्टेटमेंट को पहचानना है, तो बिना माता पिची के हम लोग डायरेक्ट सही स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, क्योंकि गलती याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 2 3 4 हो जाइए, सभी सही है। ठीक है, 1 2 3 4 सभी सही है, सब पढ़ना पड़ेगा। एंड्रोमेम्ब्रेन सिस्टम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल ये सब शामिल है। किसमें? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। सेकंड ईयर हेल्प करता है सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में, प्रोटीन को बनाने में, लिपोप्रोटीन को बनाने में और ग्लाइकोजन को बनाने में। ये भी सही हो गया भाई। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, ये सबको पता है, इसीलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में और एटीपी को प्रोड्यूस करने में। इस तरह से चारों स्टेटमेंट सही है हम लोग का। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 36 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, सेलेक्ट द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। नीचे दिए गए सूची से द्वितीयक चयापचय उत्पादों का चयन करें।
सेकेंडरी मेटाबोलाइट को सेलेक्ट करना है। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से है, ठीक है। द्वितीय चयापचय उत्पादकों को हमको चयन करना है, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। पहले से 9वां तक, माने एक तरह से आपको चाहता है कि एनसीईआरटी झारखंड बोर्ड के आप सब याद कर लीजिए। पहले से 9वां सब एल्कोलाइड्स, फ्लेमिनाइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक, रंगीन रंग द्रव्य, सेट गम और स्पाइसेस मसाले, ये 9 जो है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। तो इस प्रकार से 37 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। आपको पता ही है कि 1954 में वाटसन और क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। देखिए इक्वेशन में आंसर हो गया, ठीक ना। एक तो आंसर मिल गया हम लोगों को कि डबल हेलिक्स है। दूसरा ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? 2 स्टैंडर्ड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर एंटी पैरेलल टू एच। बिल्कुल एक 3 डेज लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को और एक 5 डेज, दो अलग अलग डायरेक्शन होने के कारण बस आंख मूंद मार के दीजिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मतलब ए तथा बी दोनों। डीएनए एग्जिस्ट करता है डबल हेलिक्स के रूप में और स्टैंडर्ड्स जो वो है एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो 38 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग केमिकल्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम ऑफ एनर्जी करेंसी इन लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से रासायनिक पदार्थों की बंद ऊर्जा जीवों में ऊर्जा मुद्रा के सबसे महत्वपूर्ण रूप का प्रतिनिधित्व करती है। सबसे इम्पोर्टेंट रूल तो हमारा हो जाएगा सबसे पहला एटीपी, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी करेंसी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 और हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेल साइकिल। कोशिका चक्र के संबंध में सही कथनों को चयन करें। हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है, तो इसमें भी हम लोग को डायरेक्ट देखेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। इंटरफेज एक ऐसा टाइम है जब कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो रही होती है। इंटरफेज दो लगातार एम चरणों के बीच का चरण है। द फेज बिटवीन द सक्सेसिव एम फेज। इस तरह से आपका बायोलॉजी का जो पहला सेट आया था उसके 40 क्वेश्चन को मैंने अच्छे तरह से समझा दिया है, ठीक है। तो बस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी थोड़ा बहुत मदद हो जाए, ठीक है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं जाने की इजाज़त चाहूँगा।